Hello students, welcome to the zoology class and our today's topic is the chapter actually the animal kingdom. Animal kingdom, this is a very broad and vast chapter, बहुत vast chapter है, तो इसको हम लोग कई parts में uptake करेंगे and as you can see today we will start from the very first part of this chapter, that is basis of classification. But बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे एकदम से कूदने से पहले आइए बात करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी एनिमल को. हाउ डू यू आइडेंटिफाई, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर उसकी बेसिस की ज़रूरत क्या थी, कि क्या बेसिस है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एनिमल किंगडम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. तो सबसे पहले अगर अचानक आपको कोई एनिमल दिखा, एज्यूम करिए टाइगर है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे टाइगर है, आप बोलोगे एनिमल है, नेचुरल सी बात है. सिमिलरली अगर आपको कहीं एलिफेंट दिखाई दिया या रास्ते में डॉग दिखाई दिया तो आप पहचान लोगे इट इज एन एनिमल. व्हाट अबाउट एन एनिमल जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है? सोचिए सोचिए क्या करेंगे. कहीं कोई छोटा सा पार्टिकल कंकड़ उठाएंगे, दूर से फेंकने की कोशिश करेंगे, है ना, तो वो एक्टिव हो जाएगा. हो सकता है वो एस्केप करेगा या फिर वो अलार्मिंग होकर आपको चैलेंज कर सकता है. बट आप ध्यान से सोचिए कि जब आपने उसको टीज किया तो उसने क्या किया. दो बातें करी. एक तो उसने भागने की कोशिश की, मतलब आप बात कर रहे हैं किसकी, लोकोमोशन की, कि वो चल पा रहा है. इन जनरल आप इसी तरह से एनिमल को चेक करेंगे. दूसरी बात, वो चला क्यों, क्योंकि आपके फेंकने पर उसने उसको सेंस किया. सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके पास. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे. बट अगर हम एनिमल किंगडम को साइंटिफिकली पढ़ें, साइंटिफिकली जब देखेंगे तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, जिनमें लोकोमोशन नहीं है, जिनमें सेंसरी सेल्स भी नहीं है. तो फिर हम कैसे एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एनिमल है. लेट अस स्टार्ट लिटिल साइंटिफिकली, थोड़ा सा साइंटिफिकली चलते हैं. हमने फॉलो करनी है या करते हैं वेटिकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. यस, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में. सिंगल सेल विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, मोनिरंस. फिर आपने पढ़ा है विथ सिंगल सेल ट्रू न्यूक्लियस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो वो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर एनिमल्स में भी प्रेजेंट है. द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द यूकैरियोटिक नेचर. तो यहां पर आप यूकैरियोटिक नेचर देख पा रहे हैं. अगर हम यूकैरियोटिक नेचर की बात करें, यूकैरियोटिक नेचर की, तो आप ये देखेंगे, आप जानते भी हैं, जैसा आपने अभी अभी हमारी आपकी बात हुई कि यूकैरियोटिक का मतलब है कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास हमें ट्रू न्यूक्लियस दिखाई देगी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होगी उसमें दिखाई देगी. बट ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग करता है मोनिरंस से, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. फंजाई में भी है, प्लैनेटी में भी है, एनिमेलिया में भी है, प्रोटिस्टेंस में भी है. तो फिर हम इसको कोई डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर नहीं काउंट कर सकते हैं. सेकंड जो है, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर. ये हमेशा मल्टी सेलुलर है. अब ये मल्टी सेलुलरिटी की बात क्यों आ गई, तो ये भी पढ़ेंगे आज. इसको कोशिश करेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर की बात जहां पर आएगी कि एक काम को करने के लिए जब काफी सारे सेल मिलकर करेंगे तो वो काम आसानी से होगा, इसलिए वहां पर टिश्यू या फिर ऑर्गन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ऑल एनिमल्स नाउ वी काउंट आर मल्टी सेलुलर. लेकिन यहां अगर मल्टी सेलुलरिटी को भी देखते हैं तो वो एक डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर नहीं होता है फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों भी मल्टी सेलुलर है. तो फिर कौन सी पॉइंट, नाउ लुक एट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. समझना बहुत आसान है. लेट अस सी द डायग्राम. द लिजर्ड, व्हाट इट इज डूइंग, ये क्या कर रहा है, इसने अपने प्रे को कैप्चर किया है, इसने अपने प्रे को कैप्चर किया है और पूरा का पूरा यही इसका फूड है और इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर जा रहा है. ये पूरा एंटायरली वो एनगल्फ कर रहा है. एनगल्फ करने के बाद इसकी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें उसको वो डाइजेस्ट कर रहा है. बॉडी के अंदर फूड को ले जाने के बाद डाइजेशन, वी ऑल्सो व्हाट वी डू,
हम पूरा पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के बाद जो है हम अपने एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट करते हैं और चीज़ें हमारे क्या होती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी में बॉडी ग्रोथ, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, इन चीज़ों में क्या करती है, वो हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम एनिमल के लिए देखें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलो का मतलब है कंप्लीट, होलो का मतलब है कंप्लीट, जोइक एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जिसमें पूरे के पूरे फूड को आपको ये एनिमल कैसा दिख रहा है कि ये पूरे के पूरे फूड को देखिए एनगल्फ कर रहा है, निगल ले रहा है पूरा का पूरा। उसके बाद बॉडी के अंदर ये क्या कर रहा है, इसको डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आसानी से जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी में यूटिलाइज किया जा रहा है, एसिमिलेशन। So, holozoic mode of nutrition is an identifying feature for animals where the food is engulfed, digested inside body, absorbed, assimilated, and जो remaining part होगी that is digested either through cloaca or anus, जो भी उसका last terminal point है, that we will discuss in the different topics. तो ये एक बहुत आइडेंटिफाइंग फीचर है जिस पे हम एनिमल को काउंट कर सकते हैं। ऑल्दो अभी अभी आपने बताया था कि हम किसी भी एनिमल को पहचान लेंगे, किस चीज़ से पहचान लेंगे कि जब हमने उसको टीज किया तो वो मूव किया कि नहीं, वो भागा या नहीं, तो मतलब सेंस किया या नहीं, फिर उस पर एक्शन लोकोमोशन शो या किया कि नहीं, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो करते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो वेरी फर्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द स्पंजेस दैट इज पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो उसमें आती है स्पंजेस, स्पंजेस में नो लोकोमोशन, ये पहली बात हो गई हमारे आपकी, नो लोकोमोशन, नो सेंसरी ऑर्गन्स एंड दे आर सेसाइल, वो एक ही जगह से चिपके रहते हैं। बट इस क्राइटेरिया को वो भी फुलफिल करते हैं, इसको भी फुलफिल करते हैं, एंड हेंस आर एनिमल। इतनी चीजें बेसिकली है। मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन एक्सेप्ट द स्पंजेस, हैव सेंसरी सेल्स, except sponges, all of them have holozoic mode of nutrition, multicellular and eukaryotic are animals. अब अगर हम और आप इनको देखकर एक लिस्ट बनाना शुरू करें, इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि आप कभी भी जो है फिर उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। बट नेचुरल सी बात है, इसलिए आपको चीज़ें क्लासिफाई करनी पड़ती है। अगर आप अपने घर पे देखें तो वहाँ भी आपके पास चीज़ें क्लासिफाइड हैं। आप सोचिए ज़रा, जब आप घर पे जाते हैं और आपको भूख लगती है, फीडिंग से चीज़ रिलेटेड चीज़ें आप कहाँ ढूंढते हैं, किचन में ढूंढते हैं और डाइनिंग में ढूंढते हैं। आप स्लीप, अगर आपको सोना है तो वो चीज़ें आप कहाँ ढूंढेंगे, वो आप बेडरूम में जाएंगे कि हमें ब्लैंकेट चाहिए, हमें पिलो चाहिए, हमें बेड चाहिए। तो घर में भी चीज़ें आपकी जो हैं वो यूटिलिटी बेस्ड क्लासिफाइड है। ऐसा नहीं कि रैंडमली चीज़ें रखी हुई हैं, घर पे सारी चीज़ों की इधर उधर फेंक के देखिए आप, फिर अगले दिन आप ढूंढते रह जाएंगे। सो इतनी बड़ी लिस्ट आएगी कि आपको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन क्लासिफिकेशन भी रैंडमली नहीं हो सकती, आपके घर की चीज़ें भी रैंडमली क्लासिफाइड नहीं है, वो यूटिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि किस तरह की यूटिलिटी है और उसको हमने किस रूम में रखा है। तो यहाँ जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरी दुनिया के एनिमल्स को अगर आप देखेंगे तो उनमें बड़ी डाइवर्सिटी नज़र आएगी कि अरे ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल अलग है। बट बहुत ध्यान से साइंटिफिकली जब आप देखेंगे तो आपको उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे प्लांट्स एनिमल्स बोल सकते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स एकदम से एक दूसरे से अलग होंगे। उनमें कुछ एनिमल्स में सिमिलैरिटी मिलेगी, दूसरे एनिमल्स ग्रुप में सिमिलैरिटी मिलेगी। और यही है हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस कि एनिमल्स डिफरेंट होते हुए भी वो अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फंक्शन बेस्ड या बॉडी स्ट्रक्चर एनाटॉमी बेस्ड उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है आपका पढ़ने के लिए अरेंजमेंट ऑफ सेल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ लेबर, कि बॉडी का एक फंक्शन जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये कौन कर रहा है, क्या ये एक सेल अकेला कर ले रहा है या इसको सेट ऑफ ऑर्गन की जरूरत है। सिमिलरली पैटर्न ऑफ डाइजेशन, क्या वो प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे अपने लोगों के पास है वो नहीं होंगी। तो जब वो प्रिमिटिव होगा तो वो सिंपल टाइप का होगा, प्रिमिटिव होगा तो उसको हम रिलेटिवली मानेंगे सिंपल एनिमल। सिमिलरली सर्कुलेशन में अगर ओपन है
तो उसको प्रिमिटिव एनिमल, अगर क्लोज्ड है तो उसको हम मानेंगे कैसा, एडवांस्ड एनिमल। बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये कुछ बेसिस है जिसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर्स एक एक करके समझेंगे। ये डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, फिर उसको अलग अलग टैक्सॉन में, फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज अ टिश्यू, एक टिश्यू क्या है? सोचिए, जरा सोचिए। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स मिलकर किसी एक फंक्शन को, देखिए क्लियर बोल रहा हूं, किसी एक फंक्शन को करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जब हम बोलते हैं तो वो जल्दबाजी में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो उस सिमिलर फंक्शन को रिप्लेस कर देना है आपको विद अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन से, एक फंक्शन। जैसे मैं आपको यहां बहुत आसानी से आप बता दोगे, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर बताने की कोशिश करो। हमारी बॉडी में डाइजेशन कौन करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, कुछ स्टूडेंट्स तुरंत बोलते हैं, आप बोल रहे होंगे स्टमक, फ्यू ऑफ देम से सर स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन एक है, कौन सा है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, कुछ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे थे, एंटायर एलिमेंट्री कैनाल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। केवल स्टमक नहीं इन्वॉल्व है, केवल पेनक्रियाज नहीं इन्वॉल्व है, टीथ भी इन्वॉल्व है उसमें, टंग भी है, सैलिवरी ग्लैंड भी है, सब है, सब मिलकर एक साथ एक काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वो बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहां डिवीजन ऑफ लेबर को ध्यान देखना है कि बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है वो एक फंक्शन किस लेवल पर परफॉर्म किया जा रहा है। अगर आप इसको ये देखेंगे किस लेवल पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल का मतलब है कि यहां पर टिश्यू भी फॉर्म नहीं हुआ है। यस, एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, पोरीफेरेंस आर आल्सो मल्टीसेलुलर, उनमें सेल्स गैदर्ड है, ग्रुप्ड है, बट एक सेल का दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कि आओ चलो एक काम को पूरा करें, ऐसा नहीं है। कई तरह के सेल मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ईच हैविंग इट्स डिफरेंट फंक्शन, विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन नो टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया है। लूज मेशवर्क ऑफ सेल without tissue is present in the phylum. The very first phylum, the primitive phylum is the Porifera. Here you can see the Psychon. This is Psychon है। Psychon में भी अभी जब Poripheran में पहुंचेंगे आप पढ़ेंगे। अगर हम उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो many different kinds of cells दिख रही हैं। कोएनोसाइट्स, different kinds of amoebocytes, pinacocyte, कोलेनोसाइट, आर्कियोसाइट। तो अलग अलग सेल है, उनका अलग अलग काम है, एक दूसरे से दूर हैं, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पोरीफेरा का है, नो टिश्यू। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ, मतलब वेरी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पोरीफेरेंस। एंड देन नेक्स्ट, एज यू हैव स्टेटेड, जैसा भी अभी आपने कहा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? आपने कहा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आपस में मिलके किसको परफॉर्म करते हैं? सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में परफॉर्म कर रहे होंगे ऑर्गन्स हमारे, वो सब मिलके ऑर्गन सिस्टम। उसी तरह टिश्यू में सबसे पहला जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टिश्यू मिलता है, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा टिश्यू है, सिंपल सेल्स और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, वो आपको मिलती है सिलेंट्रेटा, जिसका नया नेम भी आप जानते हैं, निडेरिया। यस ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाइड्रा आपने पढ़ा हुआ है।
हाइड्रा आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रा, तो आपने हाइड्रा पढ़ा हुआ है यहाँ पर, आई हैव टेकन अ पिक्चर ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में नर्व टिश्यू स्टार्ट हो जाती है। लेट अस रिकॉल, मैंने क्या बोला था अभी अभी कि पोरीफेरा में लोकोमोशन नहीं है, और क्या नहीं है बताया था मैंने, उसमें कोई टिश्यू नहीं है, और क्या बताया था, उनके पास सेंस सेल भी नहीं है। लेकिन यहां से स्टार्ट हो जा रहा है, क्या स्टार्ट हो जा रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो नर्वस नेट, नर्व की नेट, यहां न्यूरॉन्स की सेल्स बनी है, इनके न्यूरॉन्स को न्यूराइट बोलते हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो उसको सेंस कर पा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू फाइलम्स आफ्टर द पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, देयर यू कैन सी, आपको दिखेगा डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द टिश्यूज, जबकि यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर था अमंग द क्या, सेल्स, इसलिए इसका नाम था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स, निडेरियंस एंड टीनोफोरन्स। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नर्व नेट, हाइड्रा का जो नर्व नेट है या जेलीफिश का जो नर्व नेट है, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अ टिश्यू सिस्टम, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टिश्यू सिस्टम। तो पहला हो गया सेलुलर, दूसरा हो गया टिश्यू, एंड थर्ड इज ऑर्गन लेवल। देखिए बहुत ईजी है समझना, आप कंफ्यूज मत करिए। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात जो मुझे बताई थी, वो ऑर्गन सिस्टम बताई थी कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कितने फंक्शन को कर रहे थे, एक को। लेकिन जब एक फंक्शन एक ऑर्गन करे, एक फंक्शन एक ऑर्गन करे, उसकी डिपेंडेंसी एंड कोऑर्डिनेशन दूसरे के साथ जरूरत न हो, एट दैट मोमेंट हम उसको कहेंगे कैसा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म में बहुत अच्छा इनकॉमन एग्जाम्पल है, कौन सा है, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेपवर्म। टेपवर्म में जो सेगमेंट्स हैं, वी कॉल देम प्रोग्लॉटिड्स, वी कॉल देम बिकॉज दीज आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, आगे बात कर रहा हूं, प्रोग्लॉटिड्स। एक प्रोग्लॉटिड को अगर ले, मैच्योर प्रोग्लॉटिड को, इफ वी कंसिडर अ मैच्योर प्रोग्लॉटिड, एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड को लेते हैं तो उसमें मुझे दिखती है ओवरी, यूटेरस एंड ब्रांच्ड टेस्टिस मुझे दिखाई देती है, स्पर्म डक्ट, वेजाइना। इस प्रोग्लॉटिड का इसके बाद वाले प्रोग्लॉटिड से रिप्रोडक्शन के टर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक प्रोग्लॉटिड के सारे स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ द नेक्स्ट वन। सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल कि प्लेटीहेल्मिन्थ में द ओनली फाइलम that show organ level of organization where a single organ can perform the entire physiological function. Platyhelminth is the only example. Rest, इसके बाद जो फाइलम है, all of them show organ system of organization. सब के सब शो करेंगे organ system, मतलब पूरे ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो फाइलम का सीक्वेंस है वो आपको याद रहना चाहिए या पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। राइट फ्रॉम पोरीफेरा, देन निडेरिया, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ। और आप इसको अपने आप तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इवोल्यूशन के बेसिस पे एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में क्लासिफाई किया गया है। तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनमें एडवांसमेंट मिलेगा। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का 2 बार हम बात कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने पास है, तो ऑर्गन सिस्टम कहां से मिलेगा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एस्कीहेल्मिन्थ, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये सब आएंगे किसमें, यस, नॉन कॉर्डेट्स में एंड द कॉर्डेटा। और अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो एस्कीहेल्मिन्थ, दैट इज राउंड वर्म टू द कॉर्डेटा। तो यहां तक मिलेगा क्या, ऑर्गन सिस्टम। तो फर्स्ट जो बेसिस था हमारा वो था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस रिकॉल द नेक्स्ट वन, कौन सा था नेक्स्ट वन, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें एस्कीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ में कौन आते हैं, इस पे आते हैं कौन, राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स। और यहां कॉर्डेटा में कौन आते हैं, इवन यहां पर आ जाते हैं, हम भी आते हैं, हम। तो क्या हम और राउंड वर्म सेम है, क्या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, आपका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसको हम काउंट करेंगे सिंपल टाइप वाले को प्रिमिटिव में, और जो एडवांस होगा उसको हम, जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको काउंट करेंगे किसमें, हम एडवांस में। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
simple, if it is simple, then we will count the animal as primitive one, primitive. और अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऐसा, उसको एडवांस. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ऐसा क्यों, इसको प्रिमिटिव क्यों नहीं? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, याद करिए जरा, कि ये इवोल्यूशन के कोर्स में जैसे जैसे दिखता गया, जैसे जैसा लोगों को, साइंटिस्ट को दिखा, अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही हैं. इसलिए ऐसा लिखा है कि कॉम्प्लेक्स होगा तो एडवांस होगा. लेट अस मूव टू द part of the first part of this, that is the simple structure is primitive, complex is advanced organ system, digestive system. As you can see, it can be classified into basically two parts, that is incomplete digestive system and complete digestive system. It is very easy to understand. The first point in incomplete digestive system is no anus. Now anus क्या है? Anus है अनडाइजेस्टेड फूड को इजस्ट करने का रास्ता, वो एनस है ट्यूब विद इन ट्यूब में. बात कर रहा हूं अभी आपसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में. आपको ध्यान रखना नो एनस, नो एनस है तो इसलिए ओपनिंग कितनी हो गई, सिंगल. फूड जिधर से अंदर जाएगी उसको हम बोलेंगे क्या, माउथ. डाइजेशन हो गया, कुछ ना कुछ तो बचेगा, क्योंकि होलोजोइक में यही बात हुई थी आपके साथ कि जो बचेगा उसको क्या करना है, बाहर फेंकना है. तो यहां बाहर फेंकने का रास्ता भी वही है, सिंगल ओपनिंग. जैसे आपका जो बर्थडे बैलून है, आपका बर्थडे बैलून, उसमें अगर एयर पंप करना है तो एयर पंप करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस रास्ते से एयर पंप करेंगे ये बैलून इन्फ्लेट हो गई, और उसको पंक्चर किए बिना अगर निकालना हो हवा तो यस, सही जवाब है आपका, तो उसी रास्ते से निकलेगा. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एनिमल्स में या कहीं भी वी कॉल देम ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक का मतलब है जाने का और निकलने का क्या है, एक ही रास्ता है, सिंगल रास्ता. तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान उनमें मिलेगी जिनमें क्या मिलेगा, जिनमें मिलेगी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नो एनस, ओनली माउथ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. पोरीफेरा को छोड़ दीजिए, वो लूज सेल एग्रीगेट है, वहां पर तो एलिमेंट्री कैनाल डेवलप ही नहीं हो रहा है, यहां भी ट्रू नहीं है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जा रहा है. और नेक्स्ट फाइलम कौन सा है आपका, सिलेंट्रेटा. यस ऑफ कोर्स, इट्स न्यू नेम इज निडेरिया. निडेरिया फॉलोड बाय द टीनोफोरा. तो टीनोफोरन्स दोनों में आप देख सकते हैं बॉडी में सेंट्रल कैविटी दिख रही है, फूड इधर से ही आएगी और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इधर से ही जाएगा. सो वेरी इजी टू रिमेंबर, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इन द थ्री फाइलम्स निडेरिया, टीनोफोरा एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स. इसको नोट कर लीजिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स. तो तीन फाइलम हो गए, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स. इनमें एलिमेंट्री कैनाल, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स. ये तीन फाइलम हो गए जिनके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. वेरस हम अपना देखें, माउथ फूड एंट्री के लिए अलग रास्ता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट निकालने के लिए अलग रास्ता है. तो यहां फिश में भी देखते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कितनी ओपनिंग हो जाएगी, 2 ओपनिंग्स. सीधा सीधा है माउथ फॉर इंजेशन. कभी वोमिटिंग हो जाए बात अलग है, सभी को हो जाती है, इंडाइजेशन से होती है, बट इन नॉर्मल कोर्स माउथ इज फॉर इंजेशन ऑफ फूड, फूड को लेने के लिए है. और एनस किस लिए है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए. अब अगर इस केस में एनिमल को हम देखें, इस केस में एनिमल को देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा आप कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम एक ट्यूब मान सकते हैं. वी कैन कंसिडर इट एज अ ट्यूब. ये एक ट्यूब है जिससे फूड पास हो रही है. जैसे अर्थवर्म अगर आप कंसिडर करें, आपके पास होगी रिफिल वाली पेन जिसका आप रिफिल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. तो बाहर वाला जो होल्डर होगा वो क्या होगा, वो होगा बॉडी वॉल, अर्थवर्म के केस में अगर हम देखें. और जो रिफिल होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री कैनाल. तो उसका जब क्रॉस सेक्शन कट करोगे आप तो कैसा दिखाई देगा आपको, आपकी जो रिफिल वाली पेन है, एक तो बाहर बॉडी वॉल दिखेगी और एक अंदर दिखेगी क्या, इस तरह का रिफिल. ये है एलिमेंट्री कैनाल और ये है बॉडी वॉल. जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ फॉर इंजेशन, एनस फॉर इजेशन, उनमें अगर हम उनका बॉडी का प्लान देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि बॉडी वॉल जो है वो एक सिलेंडर का पार्ट है बाहर से, और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दूसरे सिलेंडर का पार्ट है.
देयरफॉर इस तरफ जैसे हम बात कर रहे थे कि बॉडी प्लान यहां मिलेगी ब्लाइंड सैक, बट यहां जब बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, बॉडी प्लान को हम बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नो एनएस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, 3 फाइलम्स Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminth, and after that Aschelminth to Chordata, Aschelminth to Chordata, complete alimentary canal with mouth for ingestion and anus for egestion. Then in the same topic, similar or primitive or complex and advanced system में हम देखेंगे जो next topic है वो कौन सा है, बहुत interesting है, circulatory system। circulatory बोलते ही blood ध्यान आ जाता है, ब्लड के अदर देन भी कुछ है। तो चलिए जरा रिकॉल करते हैं। ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यस क्लोज सर्कुलेशन, बिल्कुल सही। ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हेनेवर आई टॉक टू द स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछिए, आप भी कोशिश करिए, प्लीज ट्राई करिए, ओपन सर्कुलेशन का क्या मीनिंग। यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स से नो ब्लड वेसल, बट बी केयरफुल, बी केयरफुल, ऐसा नहीं है। ओपन में आपने बोल दिया ब्लड वेसल नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। आप देखिए ब्लड वेसल है, हार्ट भी है, एच फॉर हार्ट यहां पर मैंने लिखा है, हार्ट भी है, ये देखिए एच फॉर हार्ट, हार्ट भी है, आर्टरी भी है, वेन भी है, कैपिलरीज नहीं है यहां पर, यही तो ध्यान देना है। जबकि क्लोज्ड में क्या है, ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं आ रहा है, ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं आ रहा है। इस पे आर्टरीज है, कैपिलरीज हैं और वेन है। ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें कैपिलरीज नहीं होती है, इसलिए टिश्यू फ्लूइड जो है वो कैविटी में बाहर आ जाती है। वी कॉल इट साइनस, उसको हम बोलते हैं साइनस, साइनसेस में बाहर आ जाएंगी, वी कॉल इट साइनस। ये कैविटी है और इसमें टिश्यू फ्लूइड आ जाएगी, एंड सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो बहुत ध्यान देना है, ये नहीं बोलना है कि ब्लड वेसल्स नहीं है, बिल्कुल है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं, ब्लड कैपिलरीज नहीं है। इंस्टीड ओपन स्पेस है, दोज आर कॉल्ड व्हाट, साइनसेस, जिसमें टिश्यू और ऑर्गन डायरेक्टली बात रहती है, डूबी रहती है, सर्कुलेटरी फ्लूइड से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेती है, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेती है। तो बहुत ध्यान देना है, ओपन सर्कुलेशन इज प्रिमिटिव वन, इस पे ब्लड का फ्लो बहुत प्रेसाइजली कंट्रोल्ड नहीं होता है। हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेशन है, जिधर जैसा चाहिए वैसा ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए हमारा एडवांस सिस्टम है। और ओपन जो है वो क्या है, प्रिमिटिव है। तो ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ये वर्ड यूज किया जाता है, ये नहीं कि ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। बट जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है आपको कि यहां पर ब्लड कैपिलरीज नहीं है, ब्लड कैपिलरीज नहीं है। इंस्टीड छोटी कैविटीज मिलेगी जिसके अंदर टिश्यू लॉज्ड है, वी कॉल इट व्हाट, साइनसेस। उन कैविटीज को क्या बोल रहे हैं, साइनसेस। साइनसेस के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड डाल दी जा रही है और सेल एंड टिश्यूज डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है। जो नीट के लिए बेसिक क्वेश्चन है वो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा, वहां पर उन्होंने 2 नाम लिख दिया, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। That's why it become more important. But when we are studying animal kingdom, हमें और फाइन पढ़ के रखना पड़ेगा, हमें और फाइन पढ़ के रखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस भी याद करने पड़ेंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है, एनिलीड्स हैव, हाँ बिल्कुल सही बताइए, क्लोज्ड, बट लीचेस हैव एन एक्सेप्शन। लीचेस के पास एक्सेप्शन है, वो एनिलीड हैं लेकिन उनके पास हीमोसिलोमिक चैनल सिस्टम है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेस्ट जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्थ्रोपोड, ऑल ऑर्थ्रोपोड्स, आइदर एक्वेटिक, कोई भी ले लें, क्रैब ले लें आप, या फिर आप कोई कॉकरोच ले लें, सबके पास ओपन है। मोलस्क्स ओपन, बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन। ऑक्टोपस, अगर मोलस्का बोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान आता है, कोई स्नेल या फिर ऑक्टोपस तुरंत ध्यान आता है। तो सिफेलोपोडा, सिफेलोपॉड्स, ठीक है, हो सकता है अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट ग्रेजुअली चलते हुए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सिफेलोपॉड्स के पास, सिफेलोपॉड्स और मोलस्क, ऑक्टोपस जिसमें आते हैं, उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए ओपन के लिस्ट में ये नहीं आएगा। इकाइनोडर्म्स काफी एडवांस फाइलम है लेकिन उनके पास ओपन है।
हेमिकॉर्डेटा, ओपन एंड यूरोकॉर्डेटा। यहां पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। यूरोकॉर्डेटा आर क्लासिफाइड अंडर कॉर्डेट्स। अब तक जो हम पहले चला दे रहे थे ऑल कॉर्डेट हैव दिस, वी कांट से दैट ऑल कॉर्डेट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ओपन में आएंगे यूरोकॉर्डेटा। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ी सी जम्बलिंग है। आपको लग रहा होगा ये कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट नहीं करेगा। बार बार ध्यान देंगे, पढ़ेंगे या रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीचेस आर एक्सेप्शन although they belong to Annelida. All mollusks have open except that of Cephalopoda जिसमें octopus आता है, and Urochordata, it is a chordate yet it has an open circulatory system. So open में टिश्यू फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, क्लोज्ड में बिल्कुल ठीक इसका अलग। कभी भी ब्लड जो है वो किससे बाहर नहीं निकल रहा है, ब्लड किससे बाहर नहीं निकल रहा है, ब्लड कभी भी बाहर नहीं आ रहा है किस चीज से, ब्लड वेसल से। इससे डिफ्यूज होकर टिश्यू फ्लूइड बाहर निकलती है, उससे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है या जो भी हो रही है, बट ब्लड नेवर कम आउट ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स। और इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स में ब्लड का फ्लो ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, और इनमें जो सीरीज है वो आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, देन फॉलोड बाय कैपिलरीज इनसाइड द ऑर्गन, देन अगेन कलेक्टेड बाय वेन एंड बैक टू व्हाट, हार्ट, वो घूम के आ रही है। टिश्यू कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड में नहीं रहती है। जो चीफ 2 फाइलम्स आपको याद रखने हैं वो है एनिलीडा, एनिलीडा, एंड आपको ध्यान रखना है कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेट को हटाकर सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड ऑफ कोर्स जो एक एक्सेप्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, अभी मैं पीछे वाली स्लाइड आपको फिर दिखा दूंगा कि ऑक्टोपस को हमने किस पे रखा था, क्लोज्ड में। तो क्लोज्ड में देखिए वेरी इजी है, एनिलीडा, लीच को छोड़ देना है, मोलस्क से उठाकर किसको ले आना है, ऑक्टोपस जैसे एनिमल्स को, सिफेलोपोडा, उसके बाद कौन आ जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फियोक्सिस आ जाएगा, देन वर्टिब्रेटा। इसमें से यूरोकॉर्डेट को छोड़ देना है। पिछली वाली स्लाइड एक बार देख लेंगे, यहां से हमने लीच को वहां से हटा लिया था, इसको हमने क्लोज में डाल दिया था, और इसको हमने वर्टिब्रेट से हटा लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि किन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन द नेक्स्ट टॉपिक, एज यू कैन सी, द बॉडी सिमेट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट point for the classification or the basis of classification of animals, and it is very easy to understand. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी बॉडी हो, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और उस सेंटर से जो लाइन हम पास करेंगे, हम लाइन जो पास करेंगे उसको हम बोलेंगे उसकी सेंट्रल क्या, एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सिस। तो हमें ध्यान क्या देना है कि अगर एनिमल इस तरह से एनिमल है और उसकी सेंट्रल एक्सिस से हम कोई प्लेन से ब्लेड ऐसे पास किया हमने, तो उसके कितने हाफ्स हुए, 2 हाफ्स। और उन दोनों हाफ्स को मिलाकर अगर हम देखें तो उनमें दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। या मुझे दिस प्लेन, ये प्लेन पसंद नहीं आया, हमने उस प्लेन को ऐसे 90 डिग्री में टर्न किया, ऐसे काटा इस बार हमने एक्सिस से, तो इस बार 2 हिस्से किधर आए, इधर आए। इस बार भी देखा तो दोनों क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर है। अगर हर बार किसी भी तरह आप ऐसे प्लेन चलाएं तो इस एनिमल के कितने हिस्से हुए, एक पार्ट इधर आया, दूसरा पार्ट किधर गया, उधर गया, दोनों सिमिलर। आपको पसंद नहीं आया, आपने ऐसे काटा। when any plane passing through the central axis of the body divide the animal into 2 equal halves or identical halves, the animal can be said radially symmetrical. जो primitive animals हुए सबसे पहले, पोरिफेरन के बाद भी देखे हम सिलेंट्रेट्स में, वो ऐसे एनिमल हुए कि उन्होंने पहले चलना फिरना नहीं शुरू किया। अच्छा जरा सोचिए, एनिमल क्यों चलेगा, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज इट्स नीड। सबसे पहले यस, सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए, सर्च के लिए निकलेगा वो। तो फूड सर्च करने की जिनको ज़रूरत नहीं थी, जिनके हैबिटेट में प्लेंटी ऑफ क्या मिल रहा था, जिनके हैबिटेट में प्लेंटी ऑफ फूड है, उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेसाइल होते हैं, वो पानी के नीचे किसी जगह से चिपके होते हैं, दे कैन कलेक्ट फूड फ्रॉम एनी ऑफ द साइड। यस, ये सी एनिमॉन का डायग्राम बना हुआ है। निडेरियंस जो बाहर से दिखते हैं, निडेरियंस वो बिल्कुल रेडियली सिमेट्रिकल दिखते हैं,
रेडियली सिमेट्रिकल दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इवन 23 नीट 2023 में भी पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट, रेडियली सिमेट्रिकल व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। मोस्टली सेसाइल होंगे ये, सेसाइल का मतलब ये मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं से अटैच्ड होंगे, या फिर इनमें लोकोमोशन कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, या तो डेवलप ही नहीं हुई है या ग्रेजुअली रीग्रेस हुई है, दैट्स वाई वो रेडियली सिमेट्रिकल हो गए हैं या हैं। सबसे पहला सिलेंट्रेटा, अनदर नेम निडेरिया, देन टीनोफोरा, ऑल्दो टीनोफोरन स्विम करते हैं, मतलब अभी अभी उन्होंने लोकोमोशन शुरू किया इवोल्यूशन के कोर्स में, येट उनकी रेडियल सिमेट्री खत्म नहीं हुई है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने आपको बताया 23 का क्वेश्चन, 2023 का आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया, एडल्ट इकाइनोडर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्म के लार्वा जो है वो है बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री इज मोर एडवांस्ड, मतलब लार्वा की सिमेट्री देखे तो इकाइनोडर्म का एडवांसमेंट है। और एडल्ट्स ने चलना छोड़ दिया, सॉरी छोड़ नहीं दिया, कुछ एडल्ट्स ने तो छोड़ ही दिया एंटीडॉन में, और कुछ में कम हो गया है, कुछ ने रियली छोड़ दिया है, एंटीडॉन आर सेसाइल और रिड्यूस हो रहा है उसमें, वाटर वेस्कुलर उस पर मिलता है सिस्टम, बट उस पर रिड्यूस हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी ने भी हाईलाइट किया है, और बहुत ध्यान देने की चीज है कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर पेंटामेरसली रेडियल सिमेट्रिकल, कि इसके 5 बराबर हिस्से होंगे, अगर आप कट करोगे तो 5 बराबर हिस्से होंगे, they are pentamerous radially symmetrical, but adults are pentamerous radially symmetrical, whereas the larvae are bilaterally symmetrical, they are more advanced। तो यहां पर जो एडिशनल चीजें ध्यान रखनी है कि दोनों हाफ बराबर होंगे किसी भी प्लेन से काटे, सेफलाइजेशन सिर जैसी चीज नहीं मिलेगी, इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। 3 फाइलम्स ध्यान रखना है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा में ध्यान रखना है एडल्ट इकाइनोडर्म्स ओनली, ये ध्यान रखना है। इवन रीसेंट ईयर में भी, लास्ट ईयर ये पूछा गया है 23 में। नो सेफलाइजेशन, सिर जैसी चीज नहीं मिलेगी। अभी अभी आपसे मेरी क्या बात हुई, बताइए बेटा, फूड सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनिमल को चलना पड़ेगा, चलेगा तो फूड किस चीज से सर्च करेगा, यस पहले लाइट से, आईज से देखेगा, टेस्ट से सेंस करेगा, स्मेल से करेगा। यू कैन सी गॉड ने या जो भी बोले इवोल्यूशन के कोर्स ने, व्हाट क्या हुआ है इसमें, हमारा टेस्ट, टंग, हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है टच वाली लिप में सबसे ज्यादा है, आईज, ब्रेन सब एक साइड आ गई है, एंड यू कॉल दिस पार्ट एज हेड। यही हुआ है, यही हुआ जब एनिमल ने चलना शुरू किया है, एनिमल ने जब लोकोमोशन स्टार्ट किया है तो उसके सेंस ऑर्गन्स एंटीरियर पार्ट पे आने शुरू हो गए हैं। ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है आप जिसको हेड रीजन कहते हो, दैट वाज फॉर्म बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लोकोमोशन इन सर्च ऑफ फूड। सेफलाइजेशन हुआ, यहां मैंने फ्लैटवर्म बनाया है, फ्लैटवर्म में प्लेनेरिया में आई स्पॉट्स, सेंस ऑर्गन, सेरिब्रल गैंग्लिया आगे चली गई है, सिर जैसी चीज दिख रही है। तो इसलिए दैट्स वाई, क्योंकि ये सेसाइल थे, इनको फूड चारों तरफ से मिल रहा था, कहीं से भी कलेक्ट कर पा रहे थे, इनको चलने की जरूरत नहीं थी, इनके पास सेफलाइजेशन भी नहीं है। इवन एडल्ट इकाइनोडर्म हैज लॉस्ट इट्स सेफलाइजेशन, इन्होंने भी लॉस कर दिया है, कोई सिर जैसी भाग इनमें दिखाई नहीं दे रही है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बॉडी सिमेट्री, दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन ओनली वन प्लेन, ये यहां पर मैंने एक लॉबस्टर लिया है, इस लॉबस्टर में आप देख सकते हैं सेंट्रल एक्सिस से कट कर रहे हैं यहां से, और कितने हाफ, लेफ्ट एंड राइट, सिर्फ 2 हाफ्स, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। When only one plane can divide the body into 2 identical halves, one is the right one, another is the left one, तो हम एनिमल को बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का कॉज मैंने आपको अभी भी बताया कि फूड सर्च के लिए जब एनिमल ने चलना शुरू किया तो उसके सेंस ऑर्गन सामने आ गए, जिससे उसका हेड रीजन बना, वी कॉल इट सेफलाइजेशन। और मोस्टली जो लोकोमोशन शो करते हैं उनमें सेफलाइजेशन दिखाई देता है। प्लेटिहेल्मिन्थ से पहले हमने पोरीफेरा को तो छोड़ ही दिया था इस क्राइटेरिया में, उसके बाद आ गए थे निडेरियंस, देन टीनोफोरा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो आती है प्लेटिहेल्मिन्थ्स, एस्केलेमेंथ, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अगर ये वाली
सिमेट्री नहीं है एनिमल में, दैट इज रेडियल, और ये वाली भी नहीं है, कौन सी, बायलेटरल, तो हम एनिमल को क्या बोलेंगे, तो हम एनिमल को बोलेंगे एसिमेट्रिकल, कि उसमें कोई सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री में सबसे पहले अगर आप देखें रेडियल भी नहीं है और बायलेटरल भी नहीं है, एसिमेट्रिकल। जो प्रिमिटिव एनिमल हैं वो कौन से हैं, यस, पोरीफेरेंस। स्पंजिला का डायग्राम अगर आप देखें यहां पर है, तो स्पंजिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, किधर को भी ग्रो किया है, आप इसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से कट करके इसको किसी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस आर एसिमेट्रिकल। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक और फाइन जाएं तो मोलस्का में पाइला, यस, एप्पल स्नेल, घोंगा बोलते हैं ना लोग, घोंगा अगर आप समझते हो, तो उनमें आप देखते होंगे कि उनकी बॉडी जो है टर्न हो गई है, 8 के शेप पे टर्न होती है, द फेनोमेनन इज कॉल्ड टॉर्सन। तो गैस्ट्रोपॉड, मोलस्का में गैस्ट्रोपॉड भी एक्सेप्शन है कि इसके पास, ऑल्दो मोलस्क आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन मोलस्क में गैस्ट्रोपोडा जिसमें आएगा पाइला, जिनकी बॉडी घूम गई है, उनमें भी बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री नहीं है। इसलिए एसिमेट्रिकल में चीफली आपको ध्यान रखना है मोस्ट स्पंजेस एंड गैस्ट्रोपॉड मोलस्क्स। तो हमने कवर किया कौन कौन से, सबसे पहले किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर किया कौन कौन सा बेटा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कैसा, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, एंड सिमेट्री में कौन कौन सी, रेडियल, बायलेटरल and asymmetrical. So after discussing these topics we will take a break here because कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतने को आप तैयार करें, इसको पढ़ें, और नेक्स्ट जो बाकी बची हुई है इसके बाद, दैट इज़ द जर्मिनल लेयर्स, और जर्मिनल लेयर्स के बाद सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड सीलोम, we will discuss it in the part 2. And thank you for watching.